जय हिंद। एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी। इंटरनेशनल कन्वेंशंस की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्मिंग डिक्लेरेशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे UNCCD के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे वियना कन्वेंशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में और फाइनली हम पढ़ेंगे किगाली एग्रीमेंट के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में और देखा था कि CBD के अंडर क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था और इसी CBD के अंडर कार्टेजन प्रोटोकॉल को भी अडॉप्ट किया गया था। CBD के अंडर ही अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को भी अडॉप्ट किया गया। 2010 में नगोया जापान में COP10 को कंडक्ट किया गया और इस COP10 के अंडर अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को अडॉप्ट किया गया। ये जो अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी था, जिसको 2011 से लेके 2020 के बीच में लाया गया। 2011 से लेके 2020 के बीच में ये जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है इसको डेकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बुलाया जाता है। ये जो अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था, बायोडाइवर्सिटी लॉस को हॉल्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करना है। ये जो अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं इनमें टोटल 20 टारगेट्स देखने को मिलते हैं। टोटल 20 टारगेट्स देखने को मिलते हैं और ये जो 20 टारगेट्स हैं इनको 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से टोटल 20 टारगेट्स देखने को मिलते हैं उनको एक एक करके रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं इनकी बातचीत असेंशियली 2020 में ख़त्म हो गई। लेकिन हाँ, मोटा मोटा ये जो 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं इनको देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक गोल ए क्या बात करता है? इट एड्रेसेस अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। और ये जो स्ट्रेटेजिक गोल ए है इसके अंडर फिर कुछ 4-5 टारगेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरा है स्ट्रेटेजिक गोल बी, इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये जो स्ट्रेटेजिक गोल बी है इसके अंडर भी कुछ 4-5 ऐसे टारगेट्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करते हैं। स्ट्रेटेजिक गोल सी, इंप्रूव स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्ट्रेटेजिक गोल डी, एनहेंस बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। स्ट्रेटेजिक गोल ई, टू स्ट्रेंथन इंप्लीमेंटेशन थ्रू प्लानिंग एंड नॉलेज। ये मोटा मोटा 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स देखने को मिलते हैं अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के अंडर। इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये जो अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं इनके बाद 2021 में कन्मिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। कन्मिंग चाइना में COP15 हुई। इस COP15 के दौरान कन्मिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया और ये जो कन्मिंग डिक्लेरेशन है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल कमिटमेंट था कि जब अचीव टारगेट्स की टाइमलाइन खत्म हो जाएगी, जो कि खत्म हो रही थी 2020 में, तो जब अचीव टारगेट्स की टाइमलाइन खत्म हो जाएगी तो ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है इसको कैसे टैकल किया जाए, इससे कैसे डील किया जाए, उसके रिगार्डिंग एक पॉलिटिकल कमिटमेंट था ये कन्मिंग डिक्लेरेशन। ये जो कन्मिंग डिक्लेरेशन था इसके की हाइलाइट्स क्या थे? एक तो इसके अंडर बात की गई ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में। ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये बात करता है कि 2020 के बियॉन्ड किस तरीके से हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस को प्रिवेंट करना है, किस तरीके से हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसका एम क्या है? इसका एम है बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करना है बाय 2030। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बायोडाइवर्सिटी लॉस को सिर्फ हॉल्ट नहीं करना है, रिवर्स करना है बाय 2030 और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी को अचीव करना है बाय 2050। तो एक तो ये जो कन्मिंग डिक्लेरेशन है इसके तहत बात की गई ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में। दूसरा, कुछ कमिटमेंट्स प्रोवाइड किए गए। कमिटमेंट्स क्या बात करते थे? एक तो बोला गया दैट वी विल मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी इन ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के सभी सेक्टर्स में बायोडाइवर्सिटी को मेन स्ट्रीम करेंगे।
दूसरा, वी विल स्ट्रेंथन फाइनेंसिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए फाइनेंसेस को भी हम और मजबूत करेंगे। और जो बेहद इंपॉर्टेंट कमिटमेंट था वो क्या था, ये जो कन्विंग डिक्लेरेशन है ये 30x30 गोल को सपोर्ट करता है। 30x30 गोल क्या है, टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द लैंड एंड ओशंस बाय 2030। 2030 तक 30% ऑफ द लैंड एंड ओशन को हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये भी कमिटमेंट किया गया 30x30 गोल के अंडर। ये जो कन्विंग डिक्लेरेशन है इसके अंडर फोकस एरियाज कौन से हैं, एक तो ये बात करता है कि जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स हैं उनको हम रिस्टोर करेंगे, डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करेंगे और पॉल्यूशन को हम रिड्यूस करेंगे। और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के साथ साथ सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को हम प्रमोट करेंगे। ये जो कन्विंग डिक्लेरेशन है इसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच को अडॉप्ट किया गया। बेसिकली ये जो कन्विंग डिक्लेरेशन है ये प्रमोट करता है होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को। गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों को इंटीग्रेट करके दोनों को साथ में लेकर चलता है। ये कन्विंग डिक्लेरेशन दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालता है इस बायोडाइवर्सिटी लॉस को हॉल्ट करने के लिए। ये जो कन्विंग डिक्लेरेशन है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करता है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी एनकरेज करता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है, मोटे मोटे तौर पे आपको चीजें याद रखनी है। देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो टाइमलाइन है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है। सबसे पहले हमने बात करी कि यूएनसीईडी क्या है, रियो और समिट, फिर हमने देखा कि UNFCCC क्या है, इसी के अंदर CBD के बारे में बात की, फिर CBD में हमने बात की क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, फिर पढ़ा कार्टेजन प्रोटोकॉल के बारे में, अब बात की अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के बारे में, कन्विंग डिक्लेरेशन के बारे में। मोटा मोटा फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए ताकि प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा आप डिटेक्ट कर पाओ, मेंस में कहीं लिखने के लिए आ जाए तो कम से कम दो दो लाइन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कोट कर पाओ। होपफुली ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ हद तक आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, कन्विंग डिक्लेरेशन तक की कहानी क्या रही वो होपफुली आपको समझ में आई होगी। इसके बाद बात की गई है UNCCD के बारे में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन नाम से ही क्लियर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना है, खत्म करना है, लैंड डिग्रेडेशन को खत्म करना है और ड्राउट्स के अगेंस्ट में लड़ाई को लड़ना है। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इससे अल्टीमेटली सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रमोट होगा, इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होगा और लाइवलीहुड इंप्रूव होगा। ये जो UNCCD है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो UNCCD है इसको अडॉप्ट किया गया 17 जून 1994 को। कब अडॉप्ट किया गया, 17 जून 1994 को। और ये फोर्स में कब आया, 26 दिसंबर 1996 को। फोर्स में कब आया, 26 दिसंबर 1996 को। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना है, लैंड डिग्रेडेशन के अगेंस्ट में लड़ाई को लड़ना है और ड्राउट्स को प्रिवेंट करना है। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट इससे प्रमोट होगा। UNCCD का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, बोन जर्मनी में देखने को मिलता है। अडॉप्ट कब किया गया, 1994 में अडॉप्ट किया गया। और फोर्स में कब आया, 1996 में फोर्स में आया। ये जो UNCCD है ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लोबल लैंड आउटलुक देखने को मिलता है। ये जो ग्लोबल लैंड आउटलुक देखने को मिलता है ये बात करता है अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन ट्रेंड्स। दुनिया भर में लैंड डिग्रेडेशन के क्या ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, क्या ट्रेंड्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, उन सब की जानकारी दी जाती है इस ग्लोबल लैंड आउटलुक में। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इंपॉर्टेंट टर्म है ये।
लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, बेसिकली इसका एम है कि जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और जो लैंड रिस्टोरेशन किया जा रहा है उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस है तो दिक्कत नहीं होगी, इम्बैलेंस अगर होगा तो सारी दिक्कत होगी। तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। इसके अलावा ये जो यूएनसीसीडी है ये ड्राउट प्रिपेयर्डनेस और ड्राउट रेजिलियंस के जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है। यूएनसीसीडी में इंडिया का रोल क्या है? इंडिया ने यूएनसीसीडी को रेटिफाई किया 17 दिसंबर 1996 को। कब रेटिफाई किया? 17 दिसंबर 1996 को। इनफैक्ट इंडिया ने 2019 में COP14 को भी होस्ट किया था। और हमारा एक बड़ा एम्बिशियस कमिटमेंट है। हमारा कमिटमेंट क्या है कि हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे बाय 2030। एम्बिशियस है अपने आप में कि हम क्या कह रहे हैं कि हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को बाय 2030 अचीव कर लेंगे। इजी और सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये जो वियना कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट किया गया 22 मार्च 1985 को। 22 मार्च 1985 को अडॉप्ट किया गया वियना कन्वेंशन को। और नाम से ही क्लियर है, इट इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन ओजोन डिप्लीशन। बेसिकली हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है और ये जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन देखने को मिल रहा है इसको मिटिगेट करना है, इसको जितना कम हो सके, मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज करना है। ये जो वियना कन्वेंशन है इसके फीचर्स क्या हैं? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग ये पूरा डिटेल्ड फ्रेमवर्क है। हालांकि डिटेल्ड फ्रेमवर्क है फॉर एक्शन, बट कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स इसके अंडर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। बाइंडिंग टारगेट्स इसके अंडर प्रोवाइड नहीं किए गए, लेकिन बावजूद इसके ये बेहद सक्सेसफुल रहा है। ये जो वियना कन्वेंशन है ये रिसर्च और ग्लोबल कोलैबोरेशन कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। ये जो वियना कन्वेंशन है यही बेसिस बना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जो कि 1987 में अडॉप्ट किया जाएगा, जिसके बारे में आगे चलते हुए अभी हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये जो वियना कन्वेंशन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये सबसे पहली ऐसी ट्रीटी थी जो कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रही थी। वियना कन्वेंशन वाज द फर्स्ट ट्रीटी विच वाज एड्रेसिंग ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वियना कन्वेंशन उन रेयर ट्रीटीज में से एक ट्रीटी है जिसको यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया है। यूनाइटेड नेशन के सभी 198 मेंबर स्टेट्स ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है। और सक्सेस क्या है इसकी? सक्सेस ये है कि इसका टारगेट था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको हमें फेज आउट करना है और सब्सटेंशियली उनको हम फेज आउट कर पाए हैं। इंडिया ने ये जो वियना कन्वेंशन है इसको रेटिफाई किया था 1991 में। तो वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर के डिप्लीशन से रिलेटेड है। ये जो वियना कन्वेंशन है ये बेस बना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1987 में। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसका एम क्या था? इसका एम था कि हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को ही फेज आउट करना है। यहां वियना कन्वेंशन हम बात कर रहे थे कि ये जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाली चीजें हैं उन पे हमें काम करना है, हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम थोड़ा और एम्बिशियस हुए और हम सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को ही हमें फेज आउट करना है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जैसे हेलोन्स होते हैं, जैसे अदर केमिकल्स जो भी ओजोन लेयर को हार्म करते हैं, इनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को पूरे तरीके से फेज आउट करने की बात की गई इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको अडॉप्ट किया गया 16 सितंबर 1987 को। 1987 में इसको अडॉप्ट किया गया और ये फोर्स में आया 1 जनवरी 1989 को। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके की फीचर्स क्या हैं? देखो एम तो हमें समझ में आ गया है। एम क्या है कि हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करना है? बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल्स दैट डिप्लीटेड। भाई जो भी ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर को नुकसान होता है उनका हमें यूज रिड्यूस करना है। अल्टीमेटली हमारी जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। अच्छा, हमने वियना कन्वेंशन के बारे में पढ़ा।
ये जो वियना कन्वेंशन है इसको यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया था। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको भी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने रेटिफाई किया। 197 कंट्रीज ने इसको साइन किया, इसको अप्रूव किया। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये टाइमलाइन सेट करता है फॉर फेजिंग आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, और इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने लीड भी ली, उन्होंने कुछ काम भी किया। तो सेट टाइमलाइंस लिखी गई थी इसमें कि हमें इस टाइम पीरियड तक इन सब्सटेंसेस को खत्म करना है, फेज आउट करना है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको कई बार अमेंड किया गया है, और जितनी बार इसको अमेंड किया गया है उतनी बार हमने और ज्यादा अग्रेसिव टारगेट्स को चूज किया है। ऐसा ही एक अमेंडमेंट का नतीजा था किगाली एग्रीमेंट ऑफ 2016। ये जो किगाली एग्रीमेंट है इसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये बेहद सक्सेसफुल रहा है। हमारी जो ओजोन लेयर है वो रिकवर कर रही है, और स्टडीज ये कहती हैं कि ये जो ओजोन लेयर है जो कि बेहद हार्मफुल होती है यूवी रेज के कॉन्टेक्स्ट में, ये जो ओजोन लेयर है ये पूरे तरीके से रिकवर हो जाएगी बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये अपने आप में बेहद सक्सेसफुल रहा है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए, जैसे एक अमेंडमेंट के तौर पर अडॉप्ट किया गया किगाली एग्रीमेंट को। ये जो किगाली एग्रीमेंट है इसको अडॉप्ट किया गया 2016 में किगाली रवांडा में। ये जो किगाली एग्रीमेंट है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, HFCs हैं, उनके यूज को हमें फेज आउट करना है। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम बात कर रहे थे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का जो प्रोडक्शन है, जो कंजम्पशन है, उसको फेज आउट करना है। अब एक कदम आगे चले गए और कह रहे हैं कि HFCs का जो यूज है उसको हमें फेज आउट करना है। ये जो HFCs होते हैं ये बड़े ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस होते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो HFCs हैं इनको एसीज में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाता है, एरोसॉल्स वगैरह के तौर पर देखने को मिलते हैं। और ये जो किगाली एग्रीमेंट है, ये जो अमेंडमेंट है, इसका एम क्या था? इसका एम था टू अवॉइड अप टू 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, कि कम से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस तक जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको हमें रिड्यूस करना है, उसको हमें अवॉइड करना है जस्ट बाय फेजिंग आउट यूज ऑफ HFCs। ये जो किगाली एग्रीमेंट है इसके अंडर कई सारे टारगेट्स रखे गए। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए टारगेट क्या था कि ये जो HFCs का फेज आउट है इसको खत्म करने की जो शुरुआत है वो डेवलप्ड कंट्रीज 2019 में शुरू कर देंगी। डेवलप्ड कंट्रीज को बोला गया कि ये जो HFCs हैं इनको फेज आउट करने की शुरुआत आप कब से करोगे? 2019 से करोगे। डेवलपिंग कंट्रीज को बोला गया कि ये जो HFCs का फेज आउट है इसकी शुरुआत आप 2024 से करोगे। बाय डेवलपिंग कंट्रीज एक तो हिस्टोरिकली भी एमिशंस में उतना नहीं रहे, दूसरा पैसा भी उतना नहीं है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया गया प्रिपेयर करने के लिए, और बोला गया कि आप HFCs का जो फेज आउट है उसको 2024 से इंप्लीमेंट करने की शुरुआत करो। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई कि 2024 से कर दो, बढ़िया बात है, लेकिन 2028 से तो आपको भी ये जो HFCs का फेज आउट है इसकी शुरुआत करनी ही करनी है। ये जो किगाली एग्रीमेंट है इसमें स्पेसिफिक टारगेट्स प्रोवाइड किए गए फॉर ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ HFC प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। पूरा सेट टाइमलाइन प्रोवाइड की गई। दे ही रहे ना, 2019 से डेवलप कंट्रीज को फेज आउट करने अपने HFCs, 2024 से डेवलपिंग कंट्रीज को करने हैं, और 2028 से लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को करने हैं। ये जो किगाली एग्रीमेंट है इसको भी लगभग 140 कंट्रीज ने रेटिफाई किया। अपने आप में अचीवमेंट है, बिकॉज जनरली इतना लार्ज स्केल पे रेटिफिकेशन होना या मेंबर कंट्रीज का सिग्नेटरी होना वो अपने आप में बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन ये तीनों ही एग्रीमेंट्स ऐसे थे, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद किगाली एग्रीमेंट, जहां पे एक लार्ज स्केल पे कंट्रीज ने इन एग्रीमेंट्स को रेटिफाई किया। ये जो HFCs हैं इनका ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने मिलता है? देखो, एक तो ये जो HFCs हैं ये 1000 टाइम्स मोर पोटेंट हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्रैपिंग हीट। सोचो 1000 टाइम्स मोर पोटेंट हैं तो कितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते होंगे ये HFCs। ये जो किगाली एग्रीमेंट है इसके तहत बोला गया कि ये जो फेज आउट है इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग by up to 80 billion metric tons of carbon dioxide equivalent by 2050।
80 बिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के बराबर ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाएगी अगर हम HFCs को फेज आउट कर दें बाय 2050। सोच लो कितना ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है या हो रहा है इस कामकाज की वजह से। अच्छा, ये जो किगाली एग्रीमेंट है इसमें इंडिया का रोल क्या है? इंडिया ने ये जो अमेंडमेंट किया गया है इसके प्रति कमिटमेंट किया है, लेकिन हमने चूज किया है कि हम ये जो HFCs हैं इनको थोड़ा लेटर फेज आउट करेंगे, 2028 से फेज आउट करने की शुरुआत करेंगे। भाई हम भी डेवलपिंग कंट्री हैं, पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा है, फाइनेंस हमारे पास भी कंस्ट्रेंड है, तो हमने अपने हिसाब से बोला कि हम 2028 से इसकी शुरुआत करेंगे ज़रूर, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया ने ये भी कमिट किया है कि इसके जो टारगेट्स हैं उनको भी हम मीट करेंगे, उनको हम अचीव करेंगे। और कैसे अचीव करेंगे? एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे, हम फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट जो है उसको इंश्योर करेंगे और धीरे धीरे ये जो कमिटमेंट्स हैं इन कमिटमेंट्स को हम फुलफिल करेंगे। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपने आए दिन इनके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन सुना होगा। इनफैक्ट अगर आपको इनकी जानकारी होगी तो बहुत सारे जब आर्टिकल्स में इनका मेंशन देखने को मिलता है तो आपको चीज़ें भी समझ में आती होंगी। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो वो आर्टिकल्स आपको ऐसे लगते होंगे वेग के पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो एक बार की मेहनत है, एक बार मेहनत कर लो, चीज़ों को समझ लो, समझ में आ जाएंगी तो वो जो सारे आर्टिकल्स हैं, वो जो सारे मेंस के आंसर्स हैं वो लिखने में समझने में ईजी हो जाएंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।